चको शहर की सड़क पर बतेरे ऐसे रिक्शे चल रहे थे जिनके मीटर कमोबेश असल से जोड़ा किराया जाहिर करते थे। शायद उस गरारी को भी दुरुस्त करवा लेता। निकलो तो पहले 2-3 दिन में ही हिसाब लगा लिया था कि मीटर बिल को दुरुस्त कराने के बाद मालिक को दी जाने वाली योमिया रकम, पेट्रोल और तेल का खर्च और पुलिस वालों की नागहानी नाश्ता पानी के अखराजात निकाल कर वो एक वक्त की रोटी भी मुश्किल खा सकेगा। और अगर कभी ट्रैफिक पुलिस के किसी गश्ती मोर्चे का सामना हो गया तो मालिक की गिरा से रकम देनी होगी या हवालात की हवा खानी होगी। लिहाजा उसने यही मुनासिब समझा कि उसी कदर ईमानदारी पर इक्तिफा करे जो इसके जिंदा और आज़ाद रहने में भी मुआवन हो सके। पर गैर महसूस तरीके पर दिन ब दिन उसके अखराजात बढ़ने लगे तो वो परेशान रहने लगा। उसकी समझ में नहीं आता था कि उसकी घरवाली पैसे कहाँ उड़ा रही है। उससे बात करता तो वो बाजार के भाव सुनाने शुरू कर देती। उसकी साफ सुथरी सोच को तंदस्ती का जंत लगना शुरू किया और उसने सवारियों को रेजगारी लौटाना बंद कर दी। कुछ लोग चंद पैसों की परवाह भी नहीं करते। बाज बुरा समूह बनाकर जेरे लबड़बड़ाते हुए आगे बढ़ जाते। जो जरा ज्यादा ठीक होते उन्हें नोट लुटाकर वो खुद रेजगारी का मुतालबा कर डालता। देखिए, यह तरीका भी ज्यादा दिन कारगर न रहा। बढ़ती हुई महंगाई दिन ब दिन उसकी दस्तरस से बाहर होती जा रही थी। उसके पास कोई हुनर भी नहीं था कि रिक्शा चलाने की बजाय दूसरा काम कर लेता जिसमें ज्यादा आमदनी के मौके होते। काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि उसे एक शिफ्ट के बजाय 2 शिफ्टों में रिक्शा चलाना चाहिए। मालिक इस तजवीज पर बहुत खुश हुआ क्योंकि दोस्त मोहम्मद रिक्शे को अपनी रोजी समझकर उसकी कदर करना जानता था, जबकि दूसरी शिफ्ट वाला ड्राइवर रिक्शे को अपनी महारतों के इस्तेमाल का वाहिद जरिया समझता था। याद अगले ही दिन से दोस्त मोहम्मद को दोनों शिफ्टों के लिए रिक्शा मिल गया। उस वक्त तक वो नशा करने वालों को दिल से बुरा समझता था। वो जब भी किसी अड्डे पर खड़ा होता उसे 2-4 ड्राइवर हल्का बनाए चरस भरी सिगरेटों के दम लगाते नजर आ जाते, मगर वो कभी दावत मिलने के बावजूद ऐसी किसी महफिल में शरीक नहीं हुआ। मगर जब पहला दिन थला और उसे सीट पर बैठे शहर की सड़कें नापते शाम हो गई तो उस पर थकान तारी होने लगी। बेख्तियार उस पर दिल चाहा कि सवारी उतार कर रिक्शा घर ले जाकर खड़ा कर दी। दिल खोल कर नहाए, फिर चाय पीकर बिस्तर पर दराज हो जाए, लेकिन वो ऐसा न कर सका क्योंकि वो रश का वक्त था। काली रिक्शा गली से निकलकर यूं ही सड़क पर आता बहुत से हाथ उसे रोकने के लिए बेतबाना फिजा में हिलने लगते। उन्हें नजरअंदाज करके उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता क्योंकि मालिक को 2 शिफ्टों की दुगनी रकम देनी थी जो उस वक्त मुश्किल ही पूरी निकलती। न्यू टाउन की सवारी उतार कर वो सीधा जमशेद रोड पर हो लिया और फिर उसने डरते डरते एक पान वाले से बनी बनाई 2 सिगरेटें खरीदी। उनमें से एक सुल्तान का रिक्शा स्टार्ट किया और शहर की तरफ रवाना हो गया। सिगरेट खत्म करने से पहले ही उसे अपने वजूद में तवानाई से उगरती महसूस हुई, जैसे वो ताज़ा दम हो गया हो। जहन बिल्कुल खाली था और उस खालीपन में सरूर की एक अजीब सी कैफियत थी। उसका दिल चाह रहा था कि दूसरी सिगरेट सुलगा ले, लेकिन कैपरी सैनमा से सवारियां मिल गई। इनकी मौजूदगी में वो बदबूदार सिगरेट नहीं सुलगाना चाहता था। रफ्ता रफ्ता वो चरस का आदी होता चला गया। सिंगल शिफ्ट में घर का खर्चा पूरा करना मुश्किल था और चरस के बगैर डबल शिफ्ट की ड्यूटी नामुमकिन थी। लिहाजा समझौते के तहत घर की गाड़ी भी मजे से चलने लगी और वो खुद फरामोशी के एक लज्जत अंगेज एहसास में डूबा रहने लगा। लेकिन चंद रोज पहले उसने बारी बारी के ठिकाने छाने, मगर चरस कहीं से न मिल सकी। सवेरे ही से उसका बदन टूटने लगा। बार बार मेदे में कड़क चाय की प्यालियां अंडेलने के बावजूद जमाइयों पर जमाइयां आती रही। आंखों से पानी बहने लगा। उसे यूं मालूम हो रहा था जैसे उसका वजूद अधूरा रह गया हो। उस दिन अपनी रवायती नरमखुल के बावजूद कई सवारियों से उसकी तूतकार कोई लेकिन एक से हाथापाई भी होते उतरेगी। दोपहर हुई तो अपने ज़हन पर गिरफ्त खो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि अगर वो कुछ देर और सड़क पर रहा तो किसी को कुचल देगा या कोई बस उस पर से गुजर जाएगी। वो सतबेजारी और जल्लाट के आलम में घर लौट आया। चोर के खिलाफ मामूल जल्द घर लौटाने पर बीवी ने खुश मिजाजी का मुजाहरा करते हुए अज़दवाजी तसर्रुफात से काम लेना चाहा तो भड़क उठा। काला आया तो उसमें मिर्चें तेज और नमक कम महसूस हुआ। आखिर घर के सारे मुहाजों पर सकूत तारी कराने के बाद वो बिस्तर पर गिर गया। उसके लिए वो चंद रोज जिंदगी के बदतरीन में थे। हर रोज वो सोचता कि कुव्वत इरादी से काम लेगा, पूरे वक्त रिक्शा चलाएगा, लेकिन शहर के हंगाम में आते ही उसके असाब मगर सेल्स के बगैर वो आधे दिन से ज्यादा काम न कर सका। जमा पूंजी से रकम मिलाकर मालिक को उसके बावजूद वो उधार से सख्त नफरत करता था। फिर एक दिन दोस्त मोहम्मद के तरसे हुए कानों ने एक ठिकाने पर उम्मीद का पैगाम सुना। चरस तो नहीं थी लेकिन हेरोइन मिल सकती थी। वो महंगी थी मगर असर भी उसका 2 आतिशा था। दोस्त मोहम्मद ने जेब से नोट निकाल कर दुकानदार के हवाले की और पुड़िया लेकर वहां से चला आया। तो जब भूरे रंग का वो हैरतनाक सफूफ सिगरेट के जरिए इस्तेमाल किया तो जुबान पर घुलते हुए लतीफ साइके की पुरस्कार मकनातीसी लहरें अपने रगे पैर में कूदती महसूस हुई और फिर वो तेजी से खुद को तंदुरुस्त तवाना महसूस कर लगा। उसके एहसास पर छाई हुई कहोलत यूं साफ हो गई
जैसे तेज बरसात ने मकान के तर दीवार से बरसों की जमी हुई गर्द उड़ा दी हो। हेरोइन चरस के मुकाबले में महंगी जरूर थी, लेकिन दोस्त मोहम्मद को इस्तेमाल में सस्ती महसूस हुई। असल में मुनाहायत तेज थी। दोस्त मोहम्मद का ख्याल था कि अगर करीबुल मर्ग आदमी भी उसकी एक पुड़िया लेता है तो एक बार फेरे लेकर बड़े से बड़े बाक्सर से ब्रिचाने भक्त जाता। ब्रिचान रोज के बहरान के बाद बालार में चरस की भरमार होगी, लेकिन दोस्त मोहम्मद हेरोइन ही खरीदता रहा जो उसे आजादी, सेहतमंदी और तवानाई के सरूर अंगित तसव्वुर से मालामाल कर देती थी। मगर उसकी यह कोशी ज्यादा दिन जारी न रह सकी। सुबह सवेरे वो गोली मार से रिक्शा लेकर निकला तो एक गली के नुक्कड़ पर जहां अस्पताल की सवारी में की। सुबह का वक्त था, सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लिहाजा वो दिल खोलकर रिक्शा पकाने लगा ताकि उस सवारी को उतारने के बाद काला फूल के इलाके से हेरोइन का ताजा कोटा खरीद सके। पिछले दिनों में उसने शहर में हेरोइन मिलने के कई ठिकाने दरियाफ्त लिए थे, लेकिन काले फूल या जेल रोड के अलावा कहीं से खरीदने में कामयाब न हो सका। बेचने वाले अपने जाने पहचान ग्राहकों को या उनकी सिफारिश पर नए काबिल एतमाद लोगों को ही हेरोइन बेच रही थी। चरस की तरह उस नशे तक हर ऐरे गहरे को रसाई हासिल नहीं थी। उस दिन शायद दोस्त मोहम्मद के सितारे गर्दिश में थे, क्योंकि यूं ही वो तेज रफ्तारी से नुमाइश का चौराहा घूमने लगा। अचानक उसकी निगाह सड़क पर गिरे हुए मोबाइल आयल पर पड़ी, जो शायद किसी गाड़ी वगैरह से गिरा था और काफी बड़े रकबे में फैला हुआ था। दोस्त मोहम्मद ने ब्रेक पैडल पर पांव रख गए, रिक्शा की रफ्तार कम करने की कोशिश के साथ रुकपती कर चिकनी सड़क से बचना चाहा, लेकिन कामयाब न हो सका और रिक्शा एक पुल में कलाबाजी खाकर घिसकता हुआ चौराहे की मुंडेर से जा टकराया। रिक्शा पलट से ही दोस्त मोहम्मद उछलकर दूर जा गिरा था, मगर सवार आहनी पाइपों और कैनवस के मजबूत चाल में फंसा हुआ था। दोस्त मोहम्मद ने उठकर रिक्शे के पिचके हुए ढांचे में फंसे मुसाफिर की मदद के लिए जाना चाहा, लेकिन उसकी दाहिनी प्रिंडली से रान तक दर्द की एक नकाबले बयान टीस दौड़ गई और फिर वह दर्द और अजियत में डूबी हुई निगाहों से अपने खून में लिचड़ी हुई शलवार को देखने लगा। दिमागा बहुत जोरदार हुआ था, इसलिए पुलिस चौकी पर मामूर अमला फौरन जाए हादसा पर आ पहुंचा। बेहोश मुसाफिर को शिकस्ता ढांचे से निकाला गया, जो उसका सर और चेहरा लहू की सुर्खी में डूबा हुआ था, और यूं वो दोनों जना अस्पताल के बजाय सिविल अस्पताल के चौबाए हादसात में पहुंचा दिए गए। दोस्त मोहम्मद को शदीद चोटें आई थी, मगर वो हड्डियों की टूट फूट से महफूज रहा था। लिहाजा जाती की कार्रवाई और मरहम पट्टी के बाद उसे जनरल वार्ड के एक बिस्तर पर डाल दिया गया, जहां उसके सर पर एक सिपाही मुसल्लत था। उसे ये सलीने में देर न लगी कि वो जेरे हिरासत मरीज के तौर पर उस बिस्तर पर पड़ा हुआ था। 1 बजे तक वो अपना बयान वगैरह कलमबंद करवा के फारिग हो चुका था। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा और वो बिस्तर पर बड़ा पहलू बदलता रहा। फिर उसे अपने हल्क सूखता हुआ महसूस होने लगा। उस वक्त तक शायद घर वाली को खबर नहीं मिली थी। इतनी नरम दिल सिपाही तवज्जो से उसकी तरफ देखभाल कर रहा था, तो उस मोहम्मद ने एक ही सांस में उसका लाया हुआ गिलास खाली कर दिया, मगर हल्क बददस्तूर सूखा महसूस हो रहा था। जब हल्क में कांटे पड़ने लगे तो वो फिर पानी के लिए कराहा, मगर पानी उसकी प्यास का दरमान बन सका। हल्क सूखा जा रहा था, जुबान इनित रही थी, जिस्म बर्फ की तरह ठंडा होता हुआ महसूस हो रहा था। फिर बदन के बसामों से पसीना फूटने लगा, दिल बैठता हुआ महसूस होने लगा। कादों में सीटियां सी बजने लगी, जैसी तेज हवाएं किसी आसिफ ज़दा हवेली के बुसीता तर दीवार के रोजनों से शोर करती गुजर रही हो। वो घबरा गया। उसे याद आया कि उसका हेरोइन लेने का वक्त गुजर चला है, लेकिन उसका ज़हन कोई फैसला करने के काबिल नहीं था। न जाने वो खून बह जाने के बाद दी जाने वाली दुआओं के असरात थे, या हीरोइन की तलब उसने कर्बनाक अंदाज में अपना सर छिटकना शुरू कर दिया। उसे सांस रुक रुक कर आ रहे थे, जैसे सीना यक ब यक तंग हो गया हो। आसाब पर हल्का सा तनाव तारीफ हो चला था, आंखें सुलग रही थी। कभी उसे यूं नजर आता जैसे छत से झूलता हुआ पंखा सैकड़ों फुट की बुलंदी पर कलावे मुअल्लिक हो। फिर अचानक ही वो पंखा अपनी छाती से चंद इंच ऊपर रुका हुआ नजर आता। निगाहों की उस रेब से छुटकारा पाने के लिए उसने अपना सर एक पहलू की तरफ घुमा लिया और बराबर में बिछा हुआ दूसरे मरीज का पलंग और करीबी बेंच पर बैठी हुई सोगवार सी औरत नजर आने लगी, जिसकी पुश्त दोस्त मोहम्मद की जानिब थी। छोटे छोटे सांसों की वजह से उसके फेफड़ों को ताजा हवा मुनासिब मकदार में नहीं मिल रही थी, लिहाजा उसके तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो गई। हल्क बिल्कुल सूख गया, इंठती हुई जुबान होंठों पर फेरी तो ठर गया। ऐसा मालूम हुआ था जैसे किसी खुरदरी दीवार को चाट लिया हो। उसी लम्हे बेंच पर बैठी हुई चालाक औरत अपनी जगह से जुम्बश किए बगैर अचानक अपनी बेंच मरीज के बिस्तर समेत इतनी दूर धकेल ले गई कि उसका वजूद दोस्त मोहम्मद को एक मोहम से हेवले की तरह नजर आने लगा। फिर वो मुसैदी पहले से भी ज्यादा करीब घसीट लाई। सीढ़ियों की चोर में दोस्त मोहम्मद के कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। दिमाग में पतले पतले बांसों जैसी जिस्मों वाले करीहा सूरत साए नाचने की, जो उसका मजहक्का उड़ा रहे थे। वो बेहिस्सो हरकत बेंच पर पड़ा, आंखें फाड़ फाड़ कर बेंच वाली औरत को देखता रहा।
औरत शायद अपनी पुश्त पर भी देख सकती थी क्योंकि वो उसे सताने पर तुली हुई थी। वो तेजी से बिस्तर को बहुत दूर धकेल कर ले गई और अगले इलम में उसे घसीट कर दोस्त मोहम्मद की आंखों से आग लगी। जब बार बार यही होने लगा तो वो दोनों मुठियां भींच कर कर्बनाक आवाज में पूरी कुव्वत से चीख पड़ा, बंद करो ये सब हरकतें। चीखते हुए उसने बिस्तर से उठने की कोशिश भी की थी, मगर उसे हर तरफ धुंधलाहट दिखाई दे रही थी, जिसमें बांसों जैसी जिस्मों पर तरबूज तुमा चेहरे मज़ाकाना अंदाज में मुसलसल मुस्कुराए जा रहे थे। दोस्त मोहम्मद ने हजियानी अंदाज में बेमकसद आवाजें निकालते हुए अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए और सर मसहरी की आईनी पाए पर दे मारा। उसकी निगरानी पर मामूर सिपाही ने अगर उसे फौरन ही न दबोच लिया होता तो मसहरी से नीचे गिर गया होता। उसे हजियानी चीखों पुकार में कराते हुए मरीज अपना दुख भूल गए। दोस्त मोहम्मद के बिस्तर के गिर्द तमाशा देखने वालों की भीड़ लगने लगी। हर शख्स उसे इबरत की निगाहों से देख रहा था और उसकी हालत के बारे में सरगोशियों में इजहार ख्याल कर रहा था। दिमाग में बुखार चढ़ गया है, एक उम्र रसीदा औरत सहमी आवाज में दूसरी से कह रही थी। ओ मेरे मौला, एक अधेड़ उम्र मरीज दोनों हाथ मलते हुए रो देने वाली आवाज में कर रहा, जरा आंखें तो देखो बेचारे की। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसके सर पर पहुंच चुके थे। मरीज किसी खतरनाक ने शिका दी है। उसने नौजवान डॉक्टर से मुखातब होकर ठहरे हुए लहजे में कहा, बड़ी अजीब अलामत है सर। नौजवान डॉक्टर ने अंग्रेजी में कहा। यहाँ मार्फिन सबसे मोजी नशा है, मगर यह अलामत उसकी भी नजर नहीं आती। इसी वजह से मैं उलझ गया था। कोई भी नशा हर मरीज पर यकसा असरात नहीं करता। सीनियर डॉक्टर ने भी उस बार अंग्रेजी का सहारा लिया था। कमजोर आसाब के लोग नशा न मिलने पर बदतरीन रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करते हैं। हो सकता है ये उसी किस्म का केस हो या फिर यहाँ हेरोइन भी बाजार में आ गई है। आखिर फिक्रा उसने पुरख्याल और तशवीशनाक ले जमा अदा किया था। फिलहाल इसे मार्फिन दे दूं, होश में आने के बाद देखेंगे कि ये क्या कहता है। इस दौरान खून टेस्ट करवा लो इसका। एनीजोला गुलशन इकबाल की तरफ जाते हुए डैनी का जहर मुसलसल उसी लफ्ज या नाम की तकरार की जा रहा था। पता नहीं उसका ताल्लुक किस जुबान से था। बात से गुफ्तगू खत्म होने के बाद भी ये नाम उसके जहन पर ठोकरें लगाता रहा था और सोने से कबल वो काफी देर तक डिक्शनरी खोले उसमें मुमकिना हरूफ तहज्जी के तहत सफात खंगालता रहा था, लेकिन यह लफ्ज कहीं नजर न आया। उससे पहले बारहा वो कोड वर्ड से दो चार होता रहा था, लेकिन हमेशा उर्दू या अंग्रेजी के जाने पूजे नाम या अल्फाजी बाहमी शनाख्त का जरिया मुकर्रर किए गए थे। यह पहला मौका था कि उसे एहदी जोला जैसा बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल करना था, जो अपनी अजनबियत और गैर मामूली सूटी आहन के बायस उसके जहन से चिपक रह गया था। पिछली बार वो सुर करोला वाले के साथ गुलशन इकबाल के उस मकान पर गया था तो वहां रहने वाली औरत से भी उसका सामना हुआ था। न सिर्फ सामना ही हुआ था बल्कि करोला वाले की फरमाइश पर उसने चाय भी पिलाई थी। अपने वजह कथा और बोलचाल के एतबार से वो औरत 100% मकामी नजर आती थी। उस वक्त डैनी के वहम गुमान में भी नहीं था कुरमशर की औरत बराह रास्त उसके बास की आलाकार होगी। उसे ये राय कायम की थी कि शायद खतरनाक सूरत वाले की उस औरत से कोई गहरी आशनाई थी और उसे बताए बगैर उसका मकान अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहता होगा। उसे एक मरतबा फिर बिलावजह गुस्सा आने लगा। एक मकामी औरत के लिए एनीजोला जैसा नाबानूस कोर्स वर्ड मुकर्रर करना उसके नजदीक हमाकत थी, लेकिन वो मजबूर और महकूम मातहत था। अपने बास की हर अकलमंदी और हमाकत को हंसते खेलते बर्दाश्त करना उसके फराइज मनसबी में शामिल था। अपनी शदीद तरीन ख्वाहिश के बावजूद भी वो उस कोड वर्ड में तब्दीली करने पर कादिर नहीं था। मकान के पार्टी के सामने उसने तानिस्ता इंजन को खासी रेस देकर एक्सटेंशन ऑफ किया, लेकिन मकीनों को किसी की आमद से बाखबर करने की यह तरकीब बार आवर साबित न हो सकी और नीचे उतरकर उसे पुख्ता सतून में लगे हुए इतलाई घंटी के पुश बटन को दबाना पड़ा। उसे तवक्को थी कि एसबी साबिक बार भी मुलाजिम फौरन ही ज़ियाली दरवाजे से थ्रू होकर उसकी आमद का मद्दा दरियाफ्त करेगा, मगर ऐसा न हुआ। चंद सेकंड के सकूत के बाद पुख्ता फर्श पर किसी जनाना सैंडल की एड़ियों की खटखट सुनाई थी और फिर ज़ैली दरवाजा खोल दिया गया। खातून ने यूं ही जायजा लेने के लिए ज़ैली दरवाजे से सर बाहर निकाला। एड़ी अपने जहन में कुलबुलाता हुआ बेहुदा कोड वर्ड सुना डाला, ओह अंदर चले आओ। औरतें अपना सर वापस अंदर करते हुए कहा और डैनी ज़ैली दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। उसे हैरत थी कि पहली बार सादा और घरेलू नजर आने वाली वो औरत उस वक्त सर से पैर तक फैशन में डूबी हुई थी। उसने बगैर आस्तीनों का टी शर्ट नुमा ब्लाउज और जीन्स पहनी हुई थी। चेहरा गाजा की तह में गुलनार हो रहा था और लबों पर गुलाबी रंग छमा हुआ था। उसकी मसाना चाल के बारे में कोई नादर से तशबीह सोचते हुए उसके तकलीद में ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। चालों मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ के 2 मिनट बैठू मैं अभी आती। वो अंदरूले दरवाजे से गुजर कर गायब हो गई। उसके सैंडल्स की खटखट चंद सानियों तक गूंजने के बाद मातूम होगी और डैरी यही सोचता रह गया कि पहले तासुर के बारे में अंग्रेजी कहावत किस कदर गुमराहकुन थे। पहली मुलाकात में उन दोनों का सामना जरूर हुआ था, लेकिन बराह रास्त गुफ्तगू की नौबत नहीं आई थी।